नमस्कार दोस्तों, डेल्टा पाठशाला में एक नए लेक्चर में आपका स्वागत है। आज अपन पढ़ने वाले हैं एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग चैप्टर, इमरजेंसी प्रोविजंस ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस। इमरजेंसी प्रोविजंस जब पढ़ते हैं तो सबसे पहले अपने दिमाग में एक ही चीज जो सामने आती है, जो भी इमरजेंसी पढ़ते हैं, इंदिरा गांधी जी की छवि सबसे पहले अपने दिमाग में आती है। क्यों आती है? क्योंकि इंदिरा गांधी जी ने 1975 में इमरजेंसी डिक्लेयर की थी और उसी की वजह से हम समझते हैं कि इमरजेंसी बहुत खतरनाक होती है, क्योंकि इमरजेंसी में अपने सारे जो भी राइट्स होते हैं, बहुत सारे राइट्स होते हैं, छीन लेते हैं। गवर्नमेंट सारी सत्ता अपने हाथ में ले ली थी और एक निरंकुश तानाशाही सरकार बन जाती। लेकिन एक इंटरेस्टिंग फैक्ट जो शायद आपको नहीं पता होगा वो ये है कि इमरजेंसी केवल एक बार नहीं लगी थी, 2 बार उसके अलावा भी लगी थी। हम उसके बारे में भी जानेंगे। लेकिन उससे पहले शायद आपके दिमाग में क्वेश्चन जरूर आया होगा कि आखिरकार इमरजेंसी की प्रोविजंस इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में शामिल क्यों किए गए, इसकी क्या वजह रही होगी। तो देखिए, इसके पीछे वजह यह है कि जो अपनी सोवरेनिटी है, इंटेग्रिटी है, यूनिटी है, सिक्योरिटी ऑफ द कंट्री है, डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल सिस्टम और अपना कॉन्स्टिट्यूशन है, इन सभी को एक सेफगार्ड प्रोवाइड करना। ताकि सेफगार्ड अगर प्रोवाइड कर दिया जाएगा तो उससे क्या होगा कि जो अपना कॉन्स्टिट्यूशन, अपनी जो भी व्यवस्था है वो क्या करेगी, एकदम सही से चलती रहेगी। और अगर सही से व्यवस्था चलती रही तो सभी जो नागरिक है, सिटीजन्स है, वो सभी अपने जीवन को अच्छे तरीके से जी पाएंगे। और अगर कुछ ऐसी अनहोनी हो जाती है तो फिर उनको उस प्रकार से डिफेंड भी किया जा सके, अपनी कंट्री को डिफेंड किया जा सके, अपने लोगों को बचाया जा सके। इसके लिए कुछ प्रोविजंस किए जा सके ताकि सेंटर कुछ अपने हिसाब से कुछ काम एक्शंस ले सके। अब देखिए कौन कौन से मेनली प्रोविजंस किए गए, कहां पर प्रोविजंस किए गए, इन सभी को हम इन डेप्थ समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए एक एक करके सारे प्रोविजंस को समझने की कोशिश करते हैं। हाँ, वीडियो के अंत तक बने रहेगा, सारी चीजें क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी। और वीडियो अगर पसंद आए, अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि यही हमारे एक मोटिवेशन का जरिया है। खैर आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले देखिए आर्टिकल 352 है। आर्टिकल 352, आर्टिकल 356 और आर्टिकल 360, ये 3 प्रोविजंस इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मेनली किए गए। वैसे आर्टिकल 356 लेकर आर्टिकल 360 तक, 52 से 60 तक, इसी के बारे में पूरे तरीके से प्रोविजंस कर रखे कि कौन कौन से आर्टिकल्स में क्या क्या चीजें लिखी गई। और ये कॉन्स्टिट्यूशन में कहां लिखा गया? कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट नंबर 18 में ये लिखा गया है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट नंबर 18 में ये लिखा गया। अब कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 18 में ये लिखा गया, अब आर्टिकल 352 में क्या लिखा गया इसके बारे में हम समझने की कोशिश करते हैं। इससे पहले एक चीज कि इनमें मोनमेंट से जो प्रोविजंस कर रखे हैं वो क्या क्या कर रखे हैं। देखिए आर्टिकल 352, इसको देखते हैं। आर्टिकल 352 में जो लिखा गया वो लिखा गया है आर्टिकल 352 कि पहली बार अगर वॉर हो गई, 352 कब लागू होगा, इसके लिए कुछ कंडीशंस दे रही है। पहली, अगर वॉर हो गया हो, बाद में से बाहर किसी भी कंट्री ने वॉर कर दी हो। सेकेंड है कि एक्सटर्नल एग्रेशन हो गया हो, बाह्य आक्रमण हो गया हो। ठीक है, एक्सटर्नल एग्रेशन अगर हो गया हो। थर्ड है कि अगर आर्म्ड रिबेलियन हो गया हो। ठीक है, आर्म्ड रिबेलियन, ये 3 कंडीशन है। 3 कंडीशंस में आर्टिकल 352 के तहत नेशनल इमरजेंसी की घोषणा की जा सकती है। यह बात आपको क्लियर ध्यान में रखनी। आर्टिकल 356 के तहत राष्ट्रपति शासन की घोषणा की जाती है। किसकी की जाती है? राष्ट्रपति शासन, प्रेसिडेंशियल रूल। अब प्रेसिडेंशियल रूल में जो घोषणा की जाती है उसके लिए 2 कंडीशन, 2 प्रकार की कंडीशन होती है, तब यह चीज लागू की जाती है। पहली कंडीशन है कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल जो प्रोविजंस कर रखे हैं, कॉन्स्टिट्यूशंस में जो प्रोविजंस कर रखे हैं, उन प्रोविजंस को जो स्टेट है वो स्टेट उन प्रोविजंस को लागू करने में विफल हो जाता है, असफल हो जाता है, तो फिर आर्टिकल 356 के तहत प्रेसिडेंशियल सिस्टम लागू किया जा सकता है। और दूसरी कंडीशन जो आर्टिकल 365 के तहत होगी कि अगर सेंटर ने कोई भी किसी भी प्रकार के निर्देश दिए और स्टेट उन निर्देशों को पालन नहीं कर पा रहे तो फिर वहां पर सेंटर के द्वारा प्रेसिडेंशियल रूल लागू किया जा सकता है। आर्टिकल 360 में जो बात कर रखी है मेनली फाइनेंशियल इमरजेंसी की बात कर रखी। अब फाइनेंशियल इमरजेंसी की बात कर रखी कि फाइनेंशियल ऐसी कंडीशंस हो गई। अब हम देखते हैं एक एक करके 352 में क्या क्या प्रोविजंस है, उनके क्या इफेक्ट होंगे। 352, क्योंकि अगर 352 आर्टिकल लगाया जाएगा तो उसके कुछ इफेक्ट भी जरूर होंगे, लेकिन उसको लागू करने के लिए भी तो कुछ कंडीशंस होनी चाहिए कि ऐसे ही लागू कर दिया जाएगा, ऐसे तो नहीं कर सकते। तो 352 में जो बात कह रखी है वो ये बात कह रखी है कि पहली कंडीशन अपने समझ ली कि वार हो गया हो, एक्सटर्नल एग्रेशन हो गया हो, या फिर आर्म्ड रिबेलियन हो गया हो।
तो इन 3 कंडीशंस में आर्टिकल 352 लगाया जाएगा। अब इसको घोषणा करने के ग्राउंड्स, ये ग्राउंड्स हो गए। फिर इसको घोषणा करने के लिए जो अनुमोदन की आवश्यकता होती है, अनुमोदन किस कंडीशंस पर किया जा सकता है, कौन अनुमोदन करने के लिए क्या क्या कंडीशंस होगी। तो देखिए इसमें 2 चीजें आती है। 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आता है 1978 में। इसमें बहुत सारे बदलाव किए जाते हैं क्योंकि 1975 का जो नेशनल इमरजेंसी लगाई गई थी उसमें इंदिरा गांधी जी ने जो लूप होल्स थे उनके बहुत ज्यादा उनका बेनिफिट उठाया और उसके अनुसार अपनी मनमर्जी से काम किए थे। तो फिर यहां पर 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1978 में कुछ बदलाव किए गए कॉन्स्टिट्यूशन में। तो हम दोनों चीजों को कंपेयर करके समझने की कोशिश करेंगे कि पहले क्या लिखा गया था और अब क्या लिखा गया। एक मिनट, सॉरी, ठीक है। तो हम समझने की कोशिश करेंगे कि पहले क्या लिखा गया था, अब क्या लिखा गया। तो अभी जो प्रोविजंस कर रखे हैं पहले उनके बारे में समझने की कोशिश करेंगे कि अनुमोदन करना होगा तो किस प्रकार के प्रोविजंस होने जरूरी है, मतलब ये तो आपको करना ही करना पड़ेगा। तो पहली कंडीशन ये कि 1 माह के अंदर 1 मंथ का आपके पास टाइम है, उसी के अंदर आपको अनुमोदन करना होगा। फिर अनुमोदन करने के लिए किस प्रकार की वोटिंग होगी ये भी तो जरूरी है। तो वोटिंग किस प्रकार से होगी, देखिए अभी के जो प्रोविजंस है उनकी बात कर रहे हैं, पहले के प्रोविजंस है उनको हम बाद में देखने की कोशिश करेंगे। ये 1978 के बाद जो 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आया था उसमें ये चीजें लिखी गई। अब ये प्रोविजंस कर दिया गया कि आपको स्पेशल मेजोरिटी, विशेष बहुमत के साथ आपको कोई भी जो बिल लाया गया उसको पारित करना जरूरी है, विशेष बहुमत। अब विशेष बहुमत का यहां पर क्या मतलब है, विशेष बहुमत के लिए आपको 2 कंडीशंस फुलफिल करनी होगी। पहली कंडीशंस ये है कि अगर जो सदन है चाहे लोकसभा में पारित हो रहा हो चाहे राज्यसभा में पारित हो रहा हो, जिस भी सदन में जिस भी हाउस में वो पारित हो रहा हो, पार्लियामेंट के किसी भी हाउस में, तो वहां पर जितने सदस्य हैं, टोटल सदस्य जितने भी होते हैं उनका बहुमत होना जरूरी है। तो उनके जितने हैं उनका टोटल जितने वोट होंगे उनका बहुमत होना जरूरी है। फिर दूसरी कंडीशन इसी के साथ में कि जितने सदस्य उस दिन वोटिंग कर रहे हैं, उपस्थित हैं और वोटिंग कर रहे हैं, उनका 2/3 जितने भी उपस्थित हैं और वोटिंग कर रहे हैं उनका 2/3 बहुमत होना जरूरी है। ये कंडीशंस आपको ध्यान में रखनी है। कितने होने चाहिए, 2/3 बहुमत होनी जरूरी है। तो ये 2 कंडीशंस फुलफिल होनी जरूरी है वोटिंग करने के लिए, ये कंडीशंस होगी। अब एक बार अगर वोटिंग हो गई तो 6 महीने के लिए, कितने महीने के लिए, केवल 6 महीने के लिए अनुमोदन होने के पश्चात आप उनको लागू कर सकते हो। ये नहीं कि आप अनंत काल तक लागू रख पाओगे। 6 महीने के बाद फिर से वोटिंग करनी होगी और वो सेम प्रोसेस फॉलो करनी होगी कि सदन में जितने सदस्य हैं उनका बहुमत और जितने उपस्थित और वोटिंग करने वाले लोग हैं उनका 2/3 बहुमत आपको मिलना चाहिए उस बिल के पक्ष में, तभी आप उनको वोटिंग, ये जो आर्टिकल 352 के तहत राष्ट्रीय इमरजेंसी लगाई गई, नेशनल इमरजेंसी लगाई, उसको कंटिन्यू कर सकते हो। हाँ, 6 महीने के बाद आप अनंत काल तक कंटिन्यू कर सकते हो, क्योंकि ऐसी इमरजेंसी अगर हो गई तो कंटिन्यू करना ही पड़ेगा। लेकिन अगर अब देखा जाए कि पहले क्या कंडीशंस थी, अभी तो ये हो गया, लेकिन पहले क्या थी। अब पहले अगर देखा जाए बिफोर, तो पहले जो कंडीशंस ये थी कि पहले तो 2 महीने के अंदर अंदर आपको 2 महीने का आपके पास टाइम होता था कि 2 महीने में आप इसका अनुमोदन कर दीजिए। फिर इसी में वोटिंग जो होती थी उसमें एक सिंपल मेजोरिटी की बात कर रखी थी, साधारण बहुमत। अब सिंपल मेजोरिटी में जितने उपस्थित सदस्य होते केवल उन्हीं का बहुमत होना जरूरी होता, कोई 2/3 1/3 किसी की भी चीज की जरूरत नहीं होती। 50+1 अगर वोट मिल गए, 50+1%, 50% +1 वोट, तो फिर आपका वो वोट बिल पारित माना जाएगा। ठीक है, यहां तक आपको क्लियर होगा। अब इस बिल को समाप्त कौन करेगा, ये भी एक प्रोविजन है कि अगर घोषणा तो कर दी गई लेकिन समाप्त करना भी जरूरी है। तो अभी जो समाप्त करने की कंडीशन है, अभी की कंडीशन क्या कर रही है कि जो राष्ट्रपति अपने प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, उनके पास ये पावर है कि वो उसको खत्म करेंगे, लेकिन उनके पास ये विवेक के अनुसार नहीं कर पाएंगे। ये उनके विवेक पर बात नहीं होगी कि उनके जब भी उनको लगा अपने विवेक के अनुसार काम कर दिया। लोकसभा एक बिल पारित करेगी, कौन करेगी, केवल लोकसभा के पास ये पावर है, राज्यसभा के पास भी नहीं है। लोकसभा एक बिल पारित करेगी, लेकिन वो बिल क्या होगा, सिंपल मेजोरिटी के तहत पारित होगा। वहां पर अपन ने क्या देखा था, विशेष बहुमत, स्पेशल मेजोरिटी के तहत। यहां पर सिंपल मेजोरिटी के पास करना होगा। रिमूवल करना हो, जो घोषणा कर रखी इमरजेंसी की, तो इमरजेंसी को रिमूव अगर करना हो तो उसके लिए सिंपल मेजोरिटी के तहत अगर लोकसभा ने बिल पारित कर दिया और फिर प्रेसिडेंट को बोल दिया गया तो फिर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया उसको खत्म कर देंगे। लेकिन इससे पहले क्या था, इससे पहले राष्ट्रपति के विवेक अनुसार थी। याद रखना, राष्ट्रपति के विवेक पर यह थी कि राष्ट्रपति को अगर लगे तो फिर वो उसको खत्म कर सकते हैं। ये क्लियर होगा यहां तक सारी चीजें।
अब इनके इफेक्ट क्या होंगे, क्योंकि अगर इमरजेंसी लगेगी तो इमरजेंसी के कुछ ना कुछ इफेक्ट जरूर होंगे, ऐसा तो हो नहीं सकता कि कोई भी इसका प्रभाव हो ही ना। ओके, तो इसके इफेक्ट क्या क्या हो सकते हैं, मेन इफेक्ट क्या हो सकते हैं वो समझने की अपन कोशिश करते हैं। आई थिंक आपको समझ में आ रही होगी सारी चीजें, और अगर आ रही हो, पसंद आ रहा हो लेक्चर, तो आपसे उम्मीद है कि आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को लाइक जरूर करेंगे। अब इनके प्रभाव क्या होंगे, क्या क्या इफेक्ट इसके हो सकते हैं, तो मेनली इसके 3 इफेक्ट होंगे। ठीक है, पहला इफेक्ट सेंटर और स्टेट के जो रिलेशंस हैं, ठीक है, सेंटर स्टेट के जो रिलेशन है उस पर इसका प्रभाव पड़ेगा, सेंटर स्टेट रिलेशन। सेकंड जो इफेक्ट होगा इसका वो ये होगा कि लोकसभा और राज्य जो स्टेट लेजिस्लेचर है, राज्य विधानसभा है, उनके कार्यकाल पर इसका प्रभाव पड़ेगा, उनका टेन्यूर कितना हो रहा है और इस पर अब क्या इफेक्ट पड़ने वाले हैं उस पर इफेक्ट पड़ेगा। और थर्ड जो होगा फंडामेंटल राइट्स पर, जो मौलिक अधिकार है उन पर इसका इफेक्ट देखने को मिलेगा। अब क्या क्या इफेक्ट देखने को मिलेगा, चलिए वो एक एक करके बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले अपने सामने जो क्वेश्चन है कि फंडामेंटल राइट्स पर इसके क्या इफेक्ट होंगे, सॉरी सेंटर और स्टेट पर इस पे क्या प्रभाव होंगे। तो सेंटर और स्टेट पर सबसे पहला जो प्रभाव देखने को मिलेगा वो ये होगा कि कार्यपालिका के रूप में क्या प्रभाव पड़ेगा। इसके भी 3 इफेक्ट होंगे, एक तो कार्यपालिका, विधायिका और जो फाइनेंस, जो वित्त से संबंधित प्रावधान है, इन तीनों पर अलग अलग रूप से प्रभाव पड़ेगा। तो देखिए सबसे पहले कार्यपालिका, एग्जीक्यूटिव पर इसके क्या प्रभाव पड़ेंगे, कार्यपालिका पर इसके क्या प्रभाव देखने को मिलेंगे। कार्यपालिका का मतलब होता है कि जो काम करने वाले लोग हैं उन पर क्या प्रभाव इसका देखने को मिलेगा। तो राज्य सरकार होगी वो केंद्र के नियंत्रण में आ जाएगी पूरी तरीके से। जो भी स्टेट गवर्नमेंट्स होगी, स्टेट गवर्नमेंट अपने हिसाब से काम नहीं कर पाएगी, राज्य की सरकार सेंटर के अंडर में आ जाएगी कि सेंटर जो चाहेगा वो इसके अकॉर्डिंग काम करवाएगा। तो सेंटर इनको पूरी तरीके से निर्देश देगा कि आपको अब क्या करना है, कैसे काम करना है, कैसे काम नहीं करना है। जो भी राज्य सूची के विषय हो, चाहे समवर्ती सूची के विषय हो, चाहे संघ सूची के विषय हो, तीनों सूची के विषयों पर सेंटर इनको निर्देश दे पाएगा राज्य सरकार को आपको किस प्रकार से काम करना है। ठीक है, अब सेकंड विधायिक प्रक्रिया पर क्या प्रभाव पड़ेगा। विधायी पर यह प्रभाव पड़ेगा कि सेंटर अपनी मनमानी से सेंटर को अगर लगेगा कि राज्य सूची के जो विषय हैं उन पर अपने को कानून बनाने चाहिए, तो वो राज्य सूची के विषय पर अपने हिसाब से आसानी से कानून बना पाएंगे, उसको किसी भी प्रकार की कोई रोक टोक नहीं होगी। हाँ, अगर सेंटर में दोनों जो लोकसभा और राज्यसभा अगर वहां पर सेशन जो नहीं चल रहे हो, अगर सत्र नहीं चल रहे हो, तो फिर अध्यादेश भी लाया जा सकता है राष्ट्रपति के द्वारा कि हाँ हमारा अध्यादेश लाना है। लेकिन इसमें एक इंटरेस्टिंग बात यह कि जब इमरजेंसी खत्म होगी तो 6 महीने के बाद ये लागू नहीं रहेंगे, 6 महीने के बाद ऑटोमेटिकली स्वतः समाप्त हो जाएंगे। तो आपको कोई पूछ लिया जाए कि स्वतः समाप्त होने वाला कौन से प्रोविजन से, तो नेशनल इमरजेंसी के तहत राज्य सूची के विषय पर जो कानून बनाए गए वो 6 महीने के बाद स्वतः ही समाप्त हो जाएंगे। ओके, ये आपको समझ में आया होगा कि राज्य सूची से संबंधित क्या प्रावधान है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो एकात्मक है, यूनिटरी सिस्टम हो जाएगा, यहां पर फेडरल सिस्टम काम नहीं करेगा, क्योंकि राज्य सूची के विषय पर भी क्या कर रहा है, सेंटर अपने हिसाब से कानून बना रहा है, तो एकात्मक सिस्टम काम करने लग जाएगा। थर्ड है फाइनेंशियल, वित्तीय। अब फाइनेंशियल में क्या चीजें आपको करनी है, देखने को समझ में आएगी। फाइनेंशियल में आपको 2 से 3 चीजें देखने को मिल सकती है। जैसे मान लीजिए पहली चीज कि स्टेट है, स्टेट के द्वारा कोई टैक्सेस लगाए जा रहे थे, या सेंटर के द्वारा स्टेट्स को कोई रेवेन्यू दिया जा रहा था, रेवेन्यू में कोई कॉन्ट्रीब्यूशंस दिया जा रहा था, लेकिन वो अब समाप्त किए जा सकते हैं या उनको खत्म किया जा सकता है, कुछ भी किया जा सकता है, जैसा कि किस प्रकार की इमरजेंसी लगी गई। सेकंड क्या हो सकता है कि एक बार अगर लग गए हो, कोई भी वित्त से संबंधित समाप्ति कर जा सकती हो, एक बार अगर लगा दिया गया इमरजेंसी, तो इमरजेंसी समाप्त होने के बाद तक ये लागू रहेगा। ये भी इसमें एक बात कह रखी है। और अगर जो किसी भी, ठीक है, यहां तक ये इसका वित्तीय इफेक्ट होगा कि जो टैक्सेस है, रेवेन्यूज है, वो उनको लागू नहीं दिए जाएंगे या उनको खत्म कर दिया जा सकता है, कम किया जा सकता है। अब ये कब तक लागू रहेगा, ये भी तो एक बात है। तो जब इमरजेंसी खत्म हो जाएगी, जैसे कि मान लीजिए इमरजेंसी 2022 में खत्म लगी गई है, तो इमरजेंसी 2022 में लगने के बाद जब खत्म कर दी जाती 2022 के दिसंबर में या नवंबर में, जनवरी में 2023 में, तो 2022 का से 2023 का जो फाइनेंशियल ईयर होगा अप्रैल टू मार्च तक, तो इस फाइनेंशियल ईयर के खत्म होने तक वो इमरजेंसी लागू रहेगी, वित्तीय इमरजेंसी।
फिर अपने आप नॉर्मल हो जाएगा। इसमें 6 महीने 12 महीने की कोई कंडीशंस नहीं। जिस भी फाइनेंशियल ईयर में खत्म किया गया उसके खत्म होने तक उसके बाद में अपना अगले फाइनेंशियल ईयर से नॉर्मलाइजेशन हो जाएगी। ठीक है, यहां तक आपको क्लियर होगा आर्टिकल 352 के बारे में। अब 352 के बारे में अगर किसी ने जिद से अपनी मनमर्जी से लगाने की कोशिश कर ली कि नहीं हमें तो ये प्रोविजंस लागू करने ही करने, तो क्या इसके खिलाफ जुडिशियल रिव्यू हो सकता है या नहीं हो सकता है? ये सबसे पहले आपके दिमाग में क्वेश्चन आया होगा। तो देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट्स में कह रखा है मिनर्वा मिल्स केस के बाद में। कब कहा था? मिनर्वा मिल्स केस के बाद में। मिनर्वा मिल्स केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था 1980 में मिनर्वा मिल्स केस आता है, और सुप्रीम कोर्ट ने इसमें यह कहा था कि अगर जिद के साथ किसी हट की वजह से नेशनल इमरजेंसी लगाई गई है तो उसके खिलाफ कोर्ट में जा सकते हो आप, और जुडिशियल उसका रिव्यू हो सकता है, और उस समय की गवर्नमेंट को उसके लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। ये मिनर्वा मिल्स केस में कहा गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आया होगा जो मैंने शुरुआत में बात कही थी कि एक बार तो लगाया गया था, ये समझ में आ रहा, सुना था, लेकिन इसके अलावा कब कब ये प्रोविजंस, ये इमरजेंसी लगाई गई है? तो देखिए, सबसे पहले ये इमरजेंसी आर्टिकल 352 के तहत लगाई गई थी 26 अक्टूबर 1962। इस समय क्या हुआ था? इस समय हुआ था चाइना इंडो वॉर। ठीक है, इंडिया और चाइना के बीच में वॉर हुई थी और उस वॉर की वजह से नेशनल इमरजेंसी लगाई गई थी। सेकेंड इमरजेंसी कब लगाई गई थी? सेकेंड इमरजेंसी लगाई गई थी, ये इमरजेंसी जो लगाई गई थी 1968 में खत्म कर दी गई थी। कब खत्म कर दी गई थी? 1968 में। 1965 में जब पाकिस्तान से वॉर होती है तो उस समय ये इमरजेंसी लगी हुई थी, तो फिर से इसी को कंटिन्यू कर दिया गया था इमरजेंसी को। अलग से इमरजेंसी प्रोविजंस करने की, कोई भी इमरजेंसी लागू करने की नौबत नहीं है। अब सेकेंड इमरजेंसी जो लगाई गई थी वो लगाई गई थी 3 दिसंबर 1971 का। जो 1971 में क्या हुआ था? 1971 में आपको याद होगा इंडिया और पाकिस्तान की बहुत जबरदस्त तरीके से जंग हुई थी, और उस जंग में बांग्लादेश एक नए देश के रूप में अपने इस विश्व में सामने आया था। और एक उसके समय की बहुत जबरदस्त घटना जो आप सभी को शायद याद आती होगी कि रसिया, फ्रांस, जो पूरा वेस्टर्न कंट्रीज है वो इंडिया के खिलाफ था। एक कंट्री था, केवल और केवल एक कंट्री, जो रसिया था, वो इंडिया के पक्ष में था, और उसी की वजह से इंडिया टूटने से बच गया। हो सकता था उस समय पासा उलट जाए और पाकिस्तान के पक्ष में हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ बिकॉज ऑफ रसिया। उस समय के यूएसएसआर की वजह से नहीं हो पाया था। तो इसीलिए आज हम यूएसएसआर के प्रति इतने ज्यादा लॉयल रहते हैं और रसिया का इतना ज्यादा सपोर्ट करते हैं, यही वजह थी। और अब देखिए, थर्ड कब लगाया गया था? थर्ड इमरजेंसी लागू की गई थी 25 जून 1975। ठीक है, और ये इमरजेंसी लगाई गई थी किस बेसिस पर लगाई गई थी? आंतरिक गड़बड़ी, इंटरनल डिस्टर्बेंस। और आंतरिक गड़बड़ी जो वर्ड था, इसमें किसी भी प्रकार की कोई एक्सप्लेनेशन नहीं थी कि किस प्रकार की आंतरिक गड़बड़ी होगी तभी आप इमरजेंसी लिए लागू किया जा सकता है 1975 में। तो अब क्या हुआ था? 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आता है। ये 3 आपको डेट याद रखनी, क्लियरली क्वेश्चंस पूछा जा सकता है कब लागू की गई थी, क्योंकि स्टेट पीसीएस में तो पूछा ही जा सकता है, आराम से पूछे हुए भी पेश। जैसे आरएस में ये क्वेश्चंस पूछा गया है, जो आप आरएस अगर पढ़ते हो तो पूछा गया है कि जो कब लागू किया गया था। ये डेट एग्जैक्ट दी गई थी 5 जून, 26, 27, 28 जून 1975, 1976, ऐसा कुछ भी वो डेट दे सकते हैं। तो आपको ये डेट याद रखनी है कि कब लागू किया गया था एग्जैक्टली। ओके, अब देखिए, ये जो प्रोविजंस था आंतरिक गड़बड़ी का इंदिरा गांधी ने भरपूर एक तरीके से कह सकते हैं दुरुपयोग किया था, और उस समय के लोगों को बहुत ज्यादा कड़ी एक तरीके से नुकसान देखने को मिला। अब इसी की वजह से क्या हुआ? 44th जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आता 1978, क्योंकि 1977 तक तो इमरजेंसी लागू रही थी। अब 1977 तक इमरजेंसी लागू रही थी, याद, ठीक है, ये भी याद रखना कि इमरजेंसी कब तक लागू रही थी। तो 1977 तक इमरजेंसी लागू रही थी, 1977 तक। 1977 के बाद में जैसे इमरजेंसी खत्म हुई, इलेक्शन हुए, और इलेक्शन होने के बाद मोरारजी देसाई की सरकार आई, और फिर बहुत सारे प्रोविजंस जो गलत तरीके से किए गए थे उनको अमेंड किया गया था 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के तहत। और उसमें जो इंटरनल डिस्टर्बेंस था, इस वर्ड को खत्म कर दिया गया, और इंटरनल डिस्टर्बेंस की जगह क्या वर्ड लगाया गया? इंटरनल डिस्टर्बेंस की जगह जो नया शब्द लगाया गया था वो था आर्म्ड रिबेलियन। सशस्त्र अगर विद्रोह हो रहा है, आर्म्ड रिबेलियन अगर हो रहा है, तभी आप
आर्म्ड रिबेलियन अगर है तभी आप इमरजेंसी, नेशनल इमरजेंसी लागू कर सकते हो, अदरवाइज आप नेशनल इमरजेंसी लागू नहीं कर सकते हो। आपके पास किसी भी प्रकार का कोई भी राइट नहीं है कि आप नेशनल इमरजेंसी लागू करो। ओके, तो ये क्या हो गया, कौन कौन, देखिए अपन ने जो प्रोविजंस पढ़ रहे थे कि सबसे पहले सेंट्रल स्टेट रिलेशन पर, फिर कार्यकाल पर अपन देख रहे थे, और फिर फंडामेंटल राइट्स। तो हम अभी सेंट्रल स्टेट रिलेशंस पर क्या क्या प्रभाव हुआ, किस किस प्रकार से इनके प्रोविजंस की बात कर रहे थे, और आर्म्ड रिबेलियन की बात अभी। अब देखिए सेकंड है कि जो इनके कार्यकाल है, सेंटर का कार्यकाल, जो लोकसभा का कार्यकाल, क्योंकि लोकसभा का विघटन होता है और राज्य विधानसभा का भी विघटन होता है, तो इन दोनों के कार्यकाल पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो कार्यकाल पर क्या इफेक्ट पड़ेगा इसके बारे में हम जानने की कोशिश करते हैं। तो कार्यकाल पर जो इफेक्ट पड़ेगा वो ये होगा कि अगर एक बार 6 महीने के लिए इमरजेंसी लगा दी गई है, तो एक बार में 1 वर्ष के लिए ही, एक बार में 1 वर्ष के लिए ही आप इनका कार्यकाल बढ़ा सकते हो। हाँ, एक बार में अगर 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया, फिर से अगर आपको लागू कंटिन्यू करना है तो फिर आप अगर एक बार अनुमोदन हो गया तो 1 वर्ष के लिए और बढ़ा सकते हो। ये सेम स्टेट लेजिस्लेटिव के लिए और लोकसभा दोनों के लिए काम करेगा। ठीक है, आपको ये क्लियर दिमाग में आपको याद रखना है कि एक बार, हाँ, लेकिन ये नहीं कि पहले क्या प्रोविजन था, एक बार लागू कर दिया अनंत काल तक लागू रहेगा जब तक कि मंत्रिमंडल चाहे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब 1978 के प्रोविजंस में एक चीज ये भी कही गई थी कि क्योंकि इंदिरा गांधी जी के समय 1975 में क्या हुआ था, इंदिरा गांधी जी ने अपने ही परामर्श के बेसिस पर प्रेसिडेंट को बोल दिया कि आपको नेशनल इमरजेंसी घोषित करनी है, किसी भी प्रकार का कोई भी लिखित प्रावधान नहीं किया गया था। लेकिन 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1978 में यह बात कही गई थी कि अगर अब से किसी भी प्रकार की नेशनल इमरजेंसी लागू करनी होगी तो पूरे मंत्रिमंडल के द्वारा, कैबिनेट के द्वारा लिखित में यह देना होगा, रिटर्न में देना होगा प्रेसिडेंट को कि आप नेशनल इमरजेंसी लागू कीजिए, तभी वो नेशनल इमरजेंसी लागू करेंगे, अदरवाइज वो नेशनल इमरजेंसी लागू नहीं करेंगे। ये एक प्रोविजन है, तो रिटर्न में वो देंगे तभी आप प्रोविजंस कर सकते हो, नेशनल इमरजेंसी लागू कर सकते हो, अदरवाइज नहीं कर सकते हो। शायद आपको नेशनल इमरजेंसी के जो प्रोविजंस थे समझ में आए होंगे, किस प्रकार से लागू किया जा सकता है, कितने वो समय के लिए लागू रहता है, और क्या क्या नए अमेंडमेंट करके 1978 में और क्या क्या नई चीज ऐड किया गया। ओके, यहां तक आपको सारी चीजें क्रिस्टल क्लियर होगी। अब देखिए, अब अपन देखते हैं इसके आगे की चीज कि कार्यकाल पर हो गया। हाँ, एक चीज अपन रहेगी फंडामेंटल राइट्स के बारे में कि फंडामेंटल राइट्स पर क्या क्या इफेक्ट पड़ेंगे। तो फंडामेंटल राइट्स के बारे में देखिए, मौलिक अधिकार पर प्रभाव सीधी सी बात है, पड़ेंगे ही पड़ेंगे, क्योंकि अगर नेशनल इमरजेंसी लग गई तो आपको पूरी तरीके से, भाई ये नहीं आप कुछ भी बोलो, जैसे पहले बोलने के अधिकार थे वो बोल सकते हो, कहीं पर भी घूम सकते हो, कुछ ना कुछ तो आपको रेस्ट्रिक्शंस लगाने ही होंगे ताकि देश की जो सिचुएशन है उसको हैंडल किया जा सके, इजीली हैंडल किया जा सके। अब इसके लिए क्या प्रोविजन है, इसके लिए अपने को 2 आर्टिकल्स याद रखने की जरूरी है, आर्टिकल 358 और आर्टिकल 359। ठीक है, 2 आर्टिकल्स आपको याद रखना है कि कौन से में क्या प्रोविजंस किया गया। देखिए 358 में ये बात कर रखी कि अगर जब भी आर्टिकल 352 लागू किया जाएगा तो आर्टिकल 19 स्वतः ही अपने आप ऑटोमेटिकली निलंबित हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्वतः ही निलंबित हो जाएगा, ये बात याद रखनी। लेकिन क्या कंडीशंस होनी चाहिए? कंडीशंस ये होगी कि अगर वॉर हो रहा है या एक्सटर्नल एग्रेशन हो रहा है, इन 2 कंडीशंस में ही आर्टिकल 358 के तहत आर्टिकल 19 स्वतः निलंबित हो जाएगा। सशस्त्र विद्रोह, आर्म्ड रिबेलियन के नाम पर आप इसको खत्म नहीं कर सकते हो आर्टिकल 358 को, ये आपको याद रखना है। वहीं अगर आर्टिकल 359 की अगर बात की जाए, 359 में कह रखा कि बाकी जितने भी आर्टिकल एक्सेप्ट आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21, आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 को छोड़कर बाकी जितने भी फंडामेंटल राइट्स है उनको खत्म किया जाएगा। लेकिन वो स्वतः खत्म नहीं होंगे, जब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा ये घोषणा की जाएगी कि ये आर्टिकल्स खत्म किए जाते हैं, किस किस एरिया में खत्म किए जाएंगे, वो सारे जब प्रेसिडेंट घोषणा करेंगे उसके बाद ही वो आर्टिकल्स खत्म होंगे, फंडामेंटल राइट्स खत्म होंगे। लेकिन आर्टिकल 19 ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगा, ये क्लियर होगा। लेकिन वो 2 कंडीशंस में याद रखना, ठीक है, वॉर और एक्सटर्नल एग्रेशन। क्लियर होगा यहां तक? ये फंडामेंटल राइट्स पे क्या प्रभाव पड़ेंगे, और जैसे ही खत्म हो जाएगा तो अपने आप, जैसे ही समाप्त कर दिया जाएगा तो ये अपने आप ही आर्टिकल 19 जिंदा हो जाएगा, लागू हो जाएगा, और फिर जो भी प्रोविजंस कर रखे हैं आर्टिकल 19 के तहत उसको आप एंजॉय कर पाएंगे। सारे सिटीजन, जो भी सिटीजन है वो इनको इजीली एंजॉय कर पाएंगे। यहां तक क्लियर होगा सारी चीजें? किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दीजिएगा कि ये चीज
क्लियर नहीं हुई तो हो सकता है कि हम नेक्स्ट वीडियो बनाएं, उसमें शुरुआत में वो चीज आपको बता देंगे कि हाँ यहाँ पर ये प्रोविजंस होना चाहिए। आर्टिकल 356 जो नेक्स्ट अपना प्रोविजंस है, इमरजेंसी प्रोविजंस, आर्टिकल 356। देखिए आर्टिकल 356 बड़े ही मजेदार आर्टिकल है, क्योंकि इसके मजेदार इसलिए क्योंकि आर्टिकल 356 का अगर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कोई एक आर्टिकल के बारे में कहना हो कि सबसे ज्यादा किस आर्टिकल का मिसयूज हुआ है, तो वो आर्टिकल है आर्टिकल 356। क्यों हुआ है? क्योंकि आर्टिकल 356 के नाम पर बहुत बार, मतलब मान लीजिए कि जितनी बार भी आर्टिकल 356 का यूज किया गया उसका केवल और केवल 10% ही शायद सही से यूज किया होगा, बाकी 90% तो अपने फायदे के लिए, अपनी गवर्नमेंट के फायदे के लिए ही सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा इसका यूज किया गया। आर्टिकल 356 में ऐसा क्यों? क्योंकि अगर जैसे मान लीजिए कांग्रेस की सरकार है और उसके विरोधी विचारधारा, चाहे जनता दल हो, चाहे बीजेपी की गवर्नमेंट हो, चाहे किसी भी अन्य दल की गवर्नमेंट हो, या फिर इसका अपोजिट हो, ठीक है, वैसे वर्षा हो, तो फिर वहां पर क्या होगा कि जो सेंटर में गवर्नमेंट होगी वो स्टेट की गवर्नमेंट को किसी ना किसी प्रकार से खत्म करने की कोशिश करेगी, विघटन करने की कोशिश करेगी और अपनी जो विचारधारा की सरकार है उसको वहां पर लाने की कोशिश करेगी। और इसी कारण आर्टिकल 356 का बहुत बार मिसयूज हुआ है। तो पहले अपन समझते हैं कि इसके क्या प्रोविजन है, फिर समझेंगे कि इसके लिए कौन कौन से सुप्रीम कोर्ट ने क्या जजमेंट्स दिए गए, उनके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। ओके, तो देखिए आर्टिकल 356 में प्रेसिडेंस रूल की बात कर रखी, प्रेसिडेंशियल रूल, प्रेसिडेंशियल, जो प्रेसिडेंशियल रूल के बारे में जो बात कर रखी है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 356 में, उसमें ये प्रोविजन है अगर स्टेट अगर कॉन्स्टिट्यूशन के जो प्रोविजन है और कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस को अगर लागू करने के लिए अगर वो काम सही से नहीं कर पा रहा, असफल हो जाता है वो काम करने में, कॉन्स्टिट्यूशन के जो प्रोविजंस है, कॉन्स्टिट्यूशन के जो प्रोविजंस है उनको अगर लागू करने में स्टेट विफल रहता है तो सेंटर के पास ये पावर होगी और प्रेसिडेंट ये क्या करेगा, प्रेसिडेंट वहां पर घोषणा कर देगा कि वहां पर आर्टिकल 356 के तहत प्रेसिडेंशियल रूल लगाया जाता है, क्योंकि वो कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रोविजंस कर रखे उनको लागू करने में विफल रह रहे। अगर आर्टिकल 356 के अलावा आर्टिकल 365 में एक प्रोविजंस कर रखा है कि सेंटर अगर कोई प्रोविजंस कर रहा है, सेंटर अगर किसी भी प्रकार के निर्देश दे रहा है, गाइड दे रहा है कि आपको ये काम करना होगा और स्टेट उसको फुलफिल करने में असफल रहता है या उसको फुलफिल नहीं कर पाता है, तो फिर वहां पर प्रेसिडेंशियल रूल लागू किया जा सकता है। ये आपको क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। दो कंडीशंस होती है, आर्टिकल 356 के तहत और आर्टिकल 365 के तहत प्रेसिडेंशियल रूल लगाया जा सकता है। अब इसमें यूज ये होता है, मिसयूज ये होता है कि सेंटर अगर किसी भी प्रकार का निर्देश देता है किसी भी स्कीम को लागू करने के लिए, किसी भी प्रकार की लागू करना, और या फिर कॉन्स्टिट्यूशन में कोई प्रोविजन है और कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन को वो लागू नहीं कर पाते, तो फिर सेंटर क्या करती है, या वहां के जो गवर्नर होते हैं वो गवर्नर साहब बोल देते हैं कि नहीं यहां पर प्रेसिडेंशियल रूल लागू होने चाहिए, लिखित में दे दिया गया, तो फिर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वहां पर घोषणा कर देगा कि यहां पर कॉन्स्टिट्यूशन की विफलता की वजह से प्रेसिडेंशियल रूल लगाया जाता है। लेकिन इसका मिसयूज हो सकता है, क्योंकि अगर वहां की सरकार है वो किसी ना किसी प्रकार से, हो सकता है कि किसी वजह से अगर मिसयूज कर रहे तो उसको चेतावनी जरूर देनी चाहिए, उसको समझने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि फेडरल सिस्टम में यही तो कहा गया कि फेडरल सिस्टम कैसे काम करेगा, संघ और राज्य मिलकर काम करेंगे। यह नहीं कि थोड़ी सी भी गलती हुई और फिर आप उसको बढ़ा चढ़ाकर दिखा के वहां पर आप प्रेसिडेंशियल रूल आप लागू कर रहे हो, तो ये क्या हो जाएगा, मिसयूज हो जाएगा। अब इसकी क्या कंडीशन है कि कौन सी कंडीशन फुलफिल करनी होगी इसको लागू करने के लिए? पहले कि अनुमोदन करना होगा। तो अनुमोदन किस प्रकार से किया जाएगा? अनुमोदन करने के लिए आपके पास संविधान में जो प्रोविजन कर रखे वो है कि 2 महीने के लिए, 2 माह के लिए आपको 2 माह का आपके पास समय होगा कि 2 माह के अंदर अंदर उसको अनुमोदन करना ही करना होगा। अब अनुमोदन, यहां पर अनुमोदन होगा वो होगा सिंपल मेजोरिटी के थे, ठीक है, सिंपल मेजोरिटी। आपको याद रखना है कि यहां पर सिंपल मेजोरिटी की बात कर रखी, ना कि स्पेशल मेजोरिटी। अब सिंपल मेजोरिटी में आप समझ सकते हो कि अगर पावर में कोई भी विचारधारा की गवर्नमेंट है और उनको लगेगा थोड़ा बहुत भी, तो वो इसका मिसयूज कर सकती है और सिंपल मेजोरिटी के तहत वहां पर प्रेसिडेंशियल रूल लागू कर सकती है, आराम से लागू कर सकती है, इजीली लागू कर सकती है। और एक बार अगर लागू कर दिया गया, अगर मान लीजिए एक बार लागू कर दिया गया, तो कितने समय तक लागू रहेगा? 6 माह तक ये लागू रहेगा। अब 6 माह के बाद फिर से अगर उनको लागू रखना है तो फिर से यही सेम प्रोसीजर फॉलो करनी होगी और इसी प्रोसेस के तहत फिर से वो 6 महीने के लिए लागू कर सकते हैं। हाँ, एक कंडीशन यहां पर है कि अगर 1 साल हो गई हो,
एक साल अगर हो गया हो, एक साल के बाद भी अगर वहां पर राष्ट्रपति शासन लागू है तो फिर 2 कंडीशंस में ही आप वहां पर प्रेसिडेंशियल रूल लागू रख सकते हो, अदरवाइज आप लागू नहीं रख सकते हो। कौन कौन से प्रोविजन है? पहला प्रोविजन ये है कि अगर उस स्टेट या उस स्टेट के किसी भाग में, उस स्टेट में या उस स्टेट के किसी भाग में नेशनल इमरजेंसी लागू की गई हो। क्या की गई हो? नेशनल इमरजेंसी। सेकेंड कंडीशन है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को यह लग रहा हो कि वहां पर ऐसी अभी कंडीशंस नहीं है कि वहां पर इलेक्शंस करवाए जा सके। अगर ये 2 ही कंडीशंस हैं तभी वहां पर 1 साल के बाद में इलेक्शंस नहीं होंगे, अदरवाइज वहां पर फिर पुनः इलेक्शन करवाने होंगे और इलेक्शन करवा के एक नई गवर्नमेंट जो कि जनता के द्वारा चुनी गई सरकार हो उसको स्टेब्लिश करना होगा। ये कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजंस कर रखे हैं। और हां, अगर 1 साल के बाद नई बात बनती है तो मैक्सिमम से मैक्सिमम आप 3 साल के लिए, कितने समय के लिए? 3 साल के लिए प्रेसिडेंशियल रूल लागू रख सकते हो, उससे ज्यादा नहीं। उससे ज्यादा आप किसी भी कंडीशंस में लागू नहीं रख सकते हो, ये आपको ध्यान रखना होगा। 3 साल के बाद तो किसी भी कंडीशन में आपको इलेक्शन करवाने होंगे, ये बात कॉन्स्टिट्यूशन में कह रखी है। अब इनकी क्या कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं? देखिए, अगर प्रेसिडेंशियल रूल लागू हो गया हो तो प्रेसिडेंशियल रूल लागू होने से कुछ तो कॉन्सिक्वेंसेज हो गए, कुछ प्रभाव तो पड़ेंगे ही पड़ेंगे, और ये बात तो आपको समझ में आए रहेगी क्या क्या प्रभाव वहां पर पड़ सकते हैं। तो सबसे पहला जो प्रभाव पड़ने को देखने को मिलेगा वो प्रभाव अपने को ये देखने को मिलेगा कि जो स्टेट की जो स्टेट लिस्ट है या स्टेट शेड्यूल है, राज्य सूची है, उससे रिलेटेड जो प्रोविजंस हो गए उस पर संघ जो केंद्र है वो कानून बना पाएगा, पहली बात तो। दूसरी बात, वहां की सरकार का विघटन कर दिया जाएगा। नेशनल इमरजेंसी में सरकार का विघटन नहीं होगा, सरकार तो काम करेगी स्टेट की, लेकिन फिर भी सेंटर राज्य सूची के विषय पर कानून बना पाएगा। लेकिन यहां पर क्या होगा, जो स्टेट की गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट का ही विघटन हो जाएगा। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट का विघटन हो जाएगा, खत्म कर दी जाएगी। लेकिन फंडामेंटल राइट्स होंगे, जो फंडामेंटल राइट्स है, क्या उन पर भी कुछ प्रभाव पड़ेंगे? तो आपको ध्यान रखना है कि उसका इस पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि फंडामेंटल राइट्स तो सेंटर में अगर कुछ हो रहा हो तब होगा ना, स्टेट में तो इसका कोई इफेक्ट नहीं होगा। ये तो नहीं कि केवल एक स्टेट में अगर प्रेसिडेंशियल रूल लगाया गया तो उस स्टेट के लोगों को फंडामेंटल राइट्स से वंचित कर दिया जाएगा, ऐसा तो नहीं कर सकते आप। तो ये यहां पर फंडामेंटल राइट्स पर किसी भी प्रकार का कोई इफेक्ट नहीं देखने को मिलेगा। ओके, ये इसके इफेक्ट देखने को मिलेंगे। अब अगर देखिए, जो भी एक्ट बनाए गए थे सेंटर के द्वारा स्टेट लिस्ट पर, पहले वाले में अपन ने क्या देखा था 352 में कि वो जैसे ही इमरजेंसी खत्म होगी वो स्वतः ही खत्म हो जाएंगे, लेकिन यहां पर ऑटोमेटिकली खत्म नहीं होंगे। ठीक है, वो अप्रभावी नहीं होंगे जब तक कि स्टेट गवर्नमेंट नहीं चाहे। इसका मतलब है कि जैसे ही नई गवर्नमेंट बन के आएगी, वो जब चाहेगी कि हमें इसको जो भी एक्ट बनाएगी उनको लागू रखना है, नहीं रखना है, या इनको खत्म करना है, वो सारे प्रोविजंस अपने हिसाब से वो देखेंगे और फिर वो उस पर काम करेंगे। तो यहां पर ये चीज समझ आपको क्लियरली ध्यान रखना है कि 356 के तहत प्रोविजंस और 352 के तहत प्रोविजंस में क्या क्या डिफरेंसेज है। आपको नोट डाउन कर लेना है, अपनी एक कॉपी रखिए अपने पास और सारी चीजों को नोट डाउन करने की कोशिश कीजिए। देखिए, ऐसा आप एक नोट डाउन ले ली, पेन और कॉपी ले लीजिएगा और उसमें सारी चीजों को नोट डाउन करते रहिएगा, जो भी आपको इंफॉर्मेशन, दोनों में कंपैरिजन हो रही। ठीक है, जैसे आप एक से चार्ट बना लीजिएगा और फिर दोनों को कंपैरिजन कर लीजिएगा, हाँ यहां पर ये चीज होनी चाहिए, यहां पर ये चीज होनी चाहिए। ओके, ठीक है, खैर आगे बढ़ते हैं अपन। शायद आपने पेन कॉपी पहले ही अपने पास रखी होगी। तो ये 356 के तहत ये प्रोविजंस कर रखे हैं, इनके कोई भी फंडामेंटल राइट्स पे प्रभाव नहीं होंगे। अब तक सबसे ज्यादा ये कहां पर लागू किया गया? मणिपुर कंट्री में, मणिपुर स्टेट में लागू किया, क्योंकि वहां पर बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस होते रहते हैं। और आपको ये क्वेश्चन है यहां पर कि सबसे कम, या आप ये बताइए, सबसे कम नहीं, आप ये बताइए कि कौन सा ऐसा स्टेट है जहां पर एक बार भी प्रेसिडेंशियल रूल लागू नहीं किया गया है। देखिए, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना कि प्रेसिडेंशियल रूल कौन से स्टेट में अभी तक, जब से देश आजाद हुआ है और 2022 तक कभी भी लागू नहीं किया गया है। ठीक है, ये मैं वेट करूंगा आप लोगों का, देखते हैं कितने लोग इसका कमेंट बॉक्स में सही से जवाब देते हैं। नहीं तो मैं अगले जो लेक्चर होगा उसमें इसका आंसर जरूर दे दूंगा। खैर आगे बढ़ते हैं 360 में। अब आर्टिकल 360 में क्या क्या प्रोविजंस कर रखे हैं उसके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे कि 360 में क्या क्या प्रोविजंस कर रखे हैं। आर्टिकल 360 में जो प्रोविजंस कर रखे हैं कि फाइनेंशियल इमरजेंसी की बात कर रखी है। फाइनेंशियल इमरजेंसी आर्टिकल 360 में फाइनेंशियल इमरजेंसी कब लागू की जा सकती है? फाइनेंशियल इमरजेंसी के लिए यह हो सकता है कि पूरा ही कंट्री में या किसी स्टेट में, मान लीजिए अपनी पूरी कंट्री में, पूरे भारत में ऐसी सिचुएशंस आ गई हो
या फिर किसी स्टेट में ऐसी सिचुएशन आ गई हो, तो उस स्टेट में या पूरी कंट्री में फाइनेंशियल इमरजेंसी की घोषणा की जा सकती है। अब फाइनेंशियल इमरजेंसी की घोषणा करने के लिए इसका अनुमोदन करना होगा। अनुमोदन करने के लिए कंडीशंस क्या क्या हो सकती है? पहली कंडीशन है कि 2 माह के अंदर अंदर अनुमोदन होना जरूरी है, और यहां पर भी सिंपल मेजोरिटी की ही बात कर रखी। ठीक है, सिंपल मेजोरिटी के तहत आप इनको लागू किया जा सकता है, सिंपल मेजोरिटी। और सिंपल मेजोरिटी के साथ में राष्ट्रपति क्या करेंगे? घोषणा कर देंगे कि ये अपने ऑफिशियल घोषणा कर देंगे कि नेशनल इमरजेंसी लागू की जा सके, और राष्ट्रपति अपने विवेक के अनुसार इसको वापस भी ले सकते हैं। यहां पर किसी भी प्रकार के लोकसभा के द्वारा रिमूवल बिल पारित नहीं करना होगा, राष्ट्रपति जब चाहे इसको वापस ले सकते हैं। यहां पर एक इंटरेस्टिंग फैक्ट जो आपको याद रखना है कि इसको आज तक कभी भी लागू नहीं किया गया, इंडिया में कभी भी लागू नहीं किया गया है। नेशनल इमरजेंसी के रूप में फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी लागू नहीं की गई। ठीक है, तो आपको ये याद रखना, फैक्ट क्वेश्चंस पूछा जा सकता है, शायद पहले भी पूछा गया है, तो आपको ये याद रखना क्लियरली, क्योंकि ये बार बार पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। फिर अब इसके इफेक्ट क्या होंगे, क्योंकि इफेक्ट ही तो सबसे इंपॉर्टेंट है, क्या क्या इफेक्ट इसके हो सकते हैं। अगर इफेक्ट आपको पता होगा तो आपको क्लियरली डिफरेंस पता हो जाएंगे कि अच्छा इसके क्या क्या इफेक्ट हो सकते हैं। पहला इफेक्ट इसका होगा कि जो वेतन भत्ते मिल रहे, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिसर्स को मिल रहे हैं या फिर स्टेट गवर्नमेंट्स के ऑफिसर्स को मिल रहे, ऑफिसर्स को जो मिल रहे हैं, उनके भत्तों को बहुत ज्यादा कम किया जा सकता है कि इतना ही हम आपको प्रोवाइड कर पाएंगे जितना कि आप अपना जीवन गुजार सके। सेकंड ये कि कोई मनी बिल अगर लाया गया या फाइनेंस बिल अगर लाया गया, मनी बिल या फाइनेंस बिल अगर लाया गया, उस फाइनेंस बिल मनी बिल को रिजर्व किया जा सकता है, आरक्षित किया जा सकता है, रोका जा सकता है एक जगह के लिए, और राज्यों को पर्याप्त निर्देश दिया जा सकता है जो स्टेट्स हैं कि आपको कितना खर्च करना है, इससे ज्यादा आपको खर्च नहीं करना है। अगर राज्य उससे ज्यादा खर्च करेंगे तो फिर उस पर कुछ भी किसी भी प्रकार के प्रतिबंध लागू किए जा सकते हैं। ये इस प्रकार के प्रोविजंस आर्टिकल 360 में किए गए। हाँ, एक चीज अपनी छूट गई थी आर्टिकल 356 में। देखिए आर्टिकल 356 के ये इफेक्ट हुए तो इसमें एक एसआर बोमई केस आता है। एसआर बोमई केस आपको याद रखना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट केस है एसआर बोमई केस। एसआर बोमई केस आता है 1994, ठीक है 1994। और ये केस आपको मतलब मैं तो बोलूंगा आपको याद रखना ही रखना है, क्योंकि एग्जाम में पूछा जा सकता है कि किससे रिलेटेड है। तो एसआर बोमई केस 1994 जो केस है वो केस है कि स्टेट और सेंटर में किस प्रकार से संघीय व्यवस्था लागू रहेगी, कब इसको लागू किया जा सकता है आर्टिकल 356 को, इसके क्या प्रोविजंस कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार होने चाहिए। तो उनको देखिए एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं कि इसमें क्या क्या बातें कही गई थी स्टेट गवर्नमेंट के सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। तो पहला प्रोविजन ये किया गया था कि राष्ट्रपति जब भी इसकी घोषणा की जाती तो इनका जुडिशियल रिव्यू किया जा सकता है। क्या किया जा सकेगा? जुडिशियल रिव्यू किया जा सकेगा। ये नहीं कि आपने लागू कर दिया फिर हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। जुडिशियल रिव्यू किया जा सकता है। अगर जुडिशियल रिव्यू में ये पाया गया कि ये जो लगाया गया वो मनमाने तरीके से लगाया गया, अपनी जो निरंकुशता के आधार पर लगाया गया, तो फिर से इसको खत्म किया जा सकता है, प्रेसिडेंशियल रूल को खत्म किया जा सकता है। और जो पहले की जो सरकार थी, जो पहले सरकार काम कर रही थी, जो सरकार चल रही थी, उसको फिर से इस्टेब्लिश किया जा सकता है। कितना बढ़िया प्रोविजन है, क्योंकि ये देखना जरूरी है, क्योंकि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट तो पूरी तरीके से निष्पक्ष होगी नहीं, क्योंकि अगर उसकी विचारधारा की सरकार नहीं चल रही है तो फिर तभी ये तो लागू किया जाएगा, नहीं तो ये लागू नहीं करेंगे। थर्ड कंडीशन ने क्या की थी? थर्ड कंडीशन में ये कहा गया था कि अगर धर्मनिरपेक्षता की बात कही गई थी। देखिए इसमें एक नई चीज ऐड की गई थी कि धर्मनिरपेक्षता, क्योंकि धर्मनिरपेक्षता, अगर धर्मनिरपेक्षता के बारे में जानना है कि कब इसको कॉन्स्टिट्यूशन में इस वर्ड को लागू किया गया था, तो पहले की जो प्रीएम्बल का जो चैप्टर अपने कंप्लीट किया था, उस प्रीएम्बल के चैप्टर में इसके बारे में डिटेल से समझाया गया कब इसको लागू किया गया था, क्यों लागू किया गया था, उससे पहले इसके बारे में क्या प्रावधान कॉन्स्टिट्यूशन में थे। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन में क्या प्रोविजंस किए गए थे, वो सारी चीजें वहां पर क्रिस्टल क्लियर की गई है। तो वो आप आई बटन में देख सकते हो वहां पर जाकर। खैर अभी इसमें क्या प्रोविजंस किए गए वो देखने की कोशिश करते हैं। तो यहां पर जो प्रोविजंस दे रखे हैं वो ये प्रोविजंस कर रखा है कि कोई भी अगर राज्य सरकार राजनीतिक सांप्रदायिकता के आधार पर राजनीति कर रही तो उस पर इस आधार पर कार्यवाही की जा सकेगी कि आप धर्मनिरपेक्ष नहीं हो, क्योंकि स्टेट का कोई भी धर्म नहीं है। स्टेट सभी धर्मों को समान रूप से देखेगा, सभी को समान प्रोटेक्शन देगा, किसी एक धर्म को बढ़ावा नहीं देगा। अगर ऐसा कोई स्टेट करेगा तो वहां पर आर्टिकल 356 के तहत प्रेसिडेंशियल रूल लागू किया जा सकता है। इस प्रकार से 3 से 4-5 प्रोविजंस की बात कर रखी गई थी। ओके, और फिर एक सरकारी आयोग भी आया था। सरकारी आयोग आता है 1988 में। ठीक है, सरकारी आयोग
सरकारिया आयोग 1988, उन्होंने भी ये बात कही थी कि देखिए सेंटर, क्योंकि ये सेंटर स्टेट के जो आपस में प्रोविजन है, सेंटर स्टेट रिलेशंस के लिए सरकारिया कमीशन बनाई गई थी, और इन्होंने भी यही बात कही थी कि जो स्टेट के लिए आर्टिकल 356 है वो बहुत ज्यादा मिसयूज किया जा रहा है, उसको मिसयूज को रोका जाना चाहिए, नहीं तो जो फेडरल सिस्टम है वो पूरी तरीके से चरमरा जाएगा और आने वाले दिनों में शायद इसका कॉन्सिक्वेंस, इसके नुकसान भारतीयों को भुगतने पड़े। ओके, तो देखिए आज हमने सारे डिटेल से देखने की कोशिश की, इन डेप्थ एक एक चीज को समझने की कोशिश की, कौन कौन से प्रोविजंस कर रखे, कौन कौन से सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट इस पे आ रखे, ओके, और क्या क्या बात कह रखी है। तो आप हमेशा अपने साथ एक पेन और कॉपी रखिएगा और उसमें नोट डाउन करते चलिएगा कि कौन कौन सी चीजें किस प्रकार से कॉन्स्टिट्यूशन में दी गई, उनको समझने की कोशिश करना बहुत जरूरी है, और आपके एग्जाम के लिए ये चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उम्मीद करता हूं आपको सारी चीजें समझ में आई होगी। थैंक यू वेरी मच।